जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए। देखिए, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, बहुत लेंदी चैप्टर है ये, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है और कोशिश की है कि इन चैप्टर्स से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं अमूमन, उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो जानते हैं डीएनए है क्या। डीएनए देखिए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए भी और आरएनए भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे जरूर नोट कर लें आप। और डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित संरचना है। देखिए द्विकुंडलित का मतलब क्या है कि जैसे हम दो धागे ले लें और दोनों धागों को आपस में मिलाकर उनको ऐंठ दें, तो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाता है, वो ऐंठे हुए रहते हैं, मतलब फंसे हुए रहते हैं, जैसे रस्सी या नॉर्मल तार वगैरह जैसे रहता है। तो उस तरह की संरचना जो होती है तो वो डबल हेलिक्स कहलाती है, द्विकुंडली संरचना कहलाती है। और डीएनए के इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में बताया गया और इसी काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस स्लाइड से जो सवाल आता है दोस्तों, वो ये है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा बताया गया या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आंसर होगा आपका वॉटसन और क्रिक 1953 में, ठीक है। चलिए, तो डीएनए मैंने आपको बताया कि क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, साथ ही साथ ये पॉलीमर है। पॉलीमर यानी बहुलक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब कई छोटे छोटे मोनोमर यानी जब कई छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, पॉलीमर या बहुलक बनाती हैं। तो इसकी जो इकाइयां हैं छोटी छोटी, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। तो न्यूक्लियोटाइड फिर किसी से तो मिलकर बना ही होगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड के भी दो हिस्से होते हैं। पहला होता है, एक होती है 5 कार्बन वाली शर्करा, शुगर, इसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसेस, यानी नाइट्रोजनस क्षार। तो डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन वाली जो शर्करा है, उस वो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है और आरएनए में ये राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस की बात करें तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, ए और जी आते हैं, ठीक है, मतलब एजी याद करना हो तो प्यूरिन्स में एजी, ठीक है। और पायरिमिडीन्स में आते हैं थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ थाइमीन और साइटोसिन होते हैं, ठीक है। तो अब इस स्लाइड से कौन कौन से सवाल हैं वो देखें आप। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि डीएनए किससे किससे मिलकर बना होता है। तो डीएनए मिलकर बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस से, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा से और फॉस्फेट समूह से, ठीक है। तो यानी डीएनए इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरा सवाल, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है, यानी 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, जिसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। और सवाल क्या पूछा जा सकता है कि थाइमीन जो पायरिमिडीन है, ये सिर्फ चेंज होता है किसमें, आरएनए में थाइमीन जब यूरेसिल आता है। तो इसको आप ध्यान रखें, जो मैंने रेड कलर से किया है इसी पर ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए में लिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का नाइट्रोजनस बेस नहीं है। ऑप्शन होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है वो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि डीएनए आखिर पाया कहाँ जाता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए या नाभिकीय डीएनए कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। तो देखिए सवाल कैसे आ सकता है कि यूकैरियोटिक में कहां कहां डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन में आपको न्यूक्लियस भी मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है, तीनों मिल सकते हैं, या इनमें से कोई दो मिल सकता है या एक ही मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट, तीनों में डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक की कंडीशन में। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ साइटोप्लाज्म में जो है वो वहां पे डीएनए पाया जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो आखिर इस डीएनए का काम क्या है? तो डीएनए मैंने आपको बताया कि एक आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, और इसका काम क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो आनुवंशिक की जानकारी है, उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संचरण करना इसका काम होता है। अब देख लेते हैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जब हम कोई कॉपी करने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दो, यानी उसी की जैसी कॉपी बना दो। तो डीएनए से ही डीएनए बन रहा तो उसको क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट है, बस इसको डुप्लीकेशन याद करना है। अच्छा, इसे रेप्लिकेशन भी कहते हैं। जैसे सेम किसी का कॉपी होता है उसको बोलते हैं रेप्लिका, यानी सेम कॉपी को। तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी प्रतिलेखन कहते हैं, और यह प्रक्रिया न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होती है। देखिए ये स्लाइड इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी से बहुत सारे सवाल कई परीक्षाओं में पूछे गए। सवाल कैसे कैसे पूछे गए वो आप सुने। पहला, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? आपको ऑप्शन मिलेगा डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, या प्रोटीन से आरएनए बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनता है। इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सवाल ये भी पूछा गया कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन की प्रक्रिया जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। सवाल सेम जैसे ट्रांसक्रिप्शन था वैसे ट्रांसलेशन से भी था कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनती है। या ऐसे भी सवाल पूछा गया था कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन, और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर रखें और इसे नोट कर लें सवालों को जो मैंने आपको बताया। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। एक कोशिका है, इसमें एक न्यूक्लियस यानी एक केंद्रक है, और इसके अंदर ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल सारा है, यानी क्रोमोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन है। और इसी क्रोमोसोम्स को जब हम इलोंगेट करते हैं तो इसमें देखते हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडलित संरचना, तारों की भांति जो ऐंठे हुए हैं, यही डीएनए है। और इसी डीएनए पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो जीन कहलाता है, जो किसी पर्टिकुलर विशेष अमीनो एसिड को कोड करता है, और कई अमीनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाते इसमें, आप बस मोटा मोटी एक तरह से समझ लीजिए इसको। अब बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या था? डबल हेलिकल था, लेकिन आरएनए क्या है? सिंगल हेलिकल, यानी एक कुंडलित संरचना, यानी सिंगल वायर समझ लीजिए, एक तार या एक धागा समझ लीजिए। ये होता है, इस तरह का आरएनए होता है। जैसे डीएनए एक पॉलीमर है, वैसे आरएनए भी एक पॉलीमर यानी एक बहुलक है, और इसमें कई न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिले होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड दो हिस्सों में बटे होते हैं, न्यूक्लियस साइड और फॉस्फेट ग्रुप में। न्यूक्लियस साइड में सेम पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, जिसे हम राइबोज शर्करा कहते हैं। देखिए मैंने इसको रेड से किया, इसको याद रखिएगा। डीएनए होता तो यहाँ डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, फिर नाइट्रोजनस बेसेस जैसे डीएनए में होते हैं उसी तरह आरएनए में भी होते हैं। प्यूरिन्स सेम होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरीमिडीन्स में चेंजेस होता है। डीएनए में यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे थाइमीन होता है, और आरएनए में देख लीजिए आप यूरेसिल ही है। ठीक है, बाकी साइटोसिन सेम होता है। देखिए जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों जुड़ते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। एडेनिन और यूरेसिल दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, या फिर एडेनिन और थाइमीन ये भी दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड से यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। वहीं ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। तो यहां से आप एक बार दोबारा देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि आरएनए इज इक्वल टू, यानी आरएनए बराबर, तो आरएनए बराबर नाइट्रोजनस क्षार प्लस 5 कार्बन वाली शर्करा यानी पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट समूह, यानी फॉस्फेट समूह नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड बराबर आरएनए। ठीक है, आरएनए के प्रकार की बात करें तो आरएनए बेसिकली 3 तरह का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। देखिए इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इससे बस आप टाइप जान लीजिए। इसका याद करने का तरीका इसका है मटर, MTR,
मटर यानी ये आरएनए के प्रकार हुए mRNA, tRNA और rRNA। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे थे उसमें आपने देखा होगा आरटीपीसीआर लिखते थे, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी जो वायरसेस यानी विषाणु जो होते हैं उनका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है बेसिकली। तो चेक करने के लिए हमें उसे डीएनए में कन्वर्ट करना होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वहीं आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा कि बोलता है कि यहाँ से मुझे किसी साइट से जहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है वहां से क्राइम सीन से कोई सैंपल मिला है सस्पेक्ट का, फिर उसका जो सस्पेक्ट आपके थे 3 या 4 जितने भी थे उनका सैंपल लिया गया, फिर इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पाया गया कि फलाना जो था वो सस्पेक्ट था। तो कैसे होता है इसमें? मान लीजिए क्राइम सीन से मुझे कोई बायोलॉजिकल प्रूफ मिला, ठीक है, कोई ब्लड सैंपल मिला, बाल मिला या कुछ, या स्किन का कोई पोर्शन मिल गया, तो इस कंडीशन क्या करते हैं? उसको उठा लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डीएनए को निकाला जाता है, उसमें से एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसका, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, एक प्रोसेस है, और उसमें फिर देखा जाता है तो इस तरह के बैंड जैसे संरचना बन के आती है। जब डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इस तरह के संरचना बन के आती है बैंड के मुताबिक। अब मान लीजिए मेरा सस्पेक्ट 3 सस्पेक्ट है, मैंने तीनों से ब्लड सैंपल ले लिया। अब इन सैंपल्स को लेने के बाद क्या किया? इनके इससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तीनों के ब्लड सैंपल से, फिर इसके बाद उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जो सस्पेक्ट नंबर 1 था उसका बैंड इस तरह आया, सस्पेक्ट नंबर 2 था उसका बैंड इस तरह आया, सस्पेक्ट नंबर 3 था उसका बैंड इस तरह आया। तो आप देखिए यहाँ पे सस्पेक्ट नंबर 2 का जो बैंड है, जो डीएनए के इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जो बैंड्स बन के आए वो इस तरह के आए, और जो क्राइम सीन से जो सैंपल मिला था उसके भी इसी तरह है। तो यहाँ पे आप इसको पता लगा सकते हैं कि क्राइम सीन पे जो था वो सस्पेक्ट नंबर 2 था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जो है बायोलॉजिकल रिलेशंस जो हैं वो भी पता किए जा सकते हैं। तो ये छोटा मोटा मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बेसिकली। और तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको डीएनए और आरएनए से पूछे गए अधिकतम सवालों को मैंने कोशिश की कवर करूँ, और थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।